नमस्कार। और ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। सबसे पहले आप सब लोगों को हमारे 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए और इसी के साथ आज से हम प्रवेश कर रहे हैं अमृतकाल में। अब जिन लोगों ने निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच नहीं देखी थी, उन लोगों को केवल सूचना के लिए बता दूं कि इस टर्म का इजाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो एक्रोनिम्स और ऐसी टर्म्स बनाने में बहुत माहिर हैं। उनके मुताबिक अगले 25 साल का जो समय है, उसमें भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। हम सुई से लेकर हवाई जहाज, रॉकेट, सब कुछ हम देश में ही बनाएंगे। आप सबको याद ही होगा कि इस टर्म का सबसे पहला जो इस्तेमाल था वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद किया था, सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत। आज 75 साल बाद मोदी जी भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नेहरू जी का आत्मनिर्भर भारत बहुत अलग था और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत कुछ और ही है। खैर, इस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगले 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले 11 राज्यों में चुनाव होने हैं। उनमें से 2 इसी साल होंगे, हिमाचल और गुजरात। 11 में से 5 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। कहने को तो 5 राज्यों में है, लेकिन जीत कर केवल 3 में ही आए थे। बाकी 2 में चुनाव होने के बाद बीजेपी ने ऑपरेशंस किए थे, कुछ ओवर्ट और कोवर्ट, उसकी वजह से वो पावर में दोबारा आ सके। इन इलेक्शंस में 1333 लोगों का अगले 5 सालों के लिए राजनीतिक भविष्य तय होगा। हमारे देश में 4126 एमएलए हैं, तो लगभग एक तिहाई एमएलए का भविष्य इन इलेक्शंस में तय होगा। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये 11 राज्यों के चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आज मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस इस साल नवंबर में ड्यू हैं। हिमाचल में टोटल सीट्स 68 हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 44 और कांग्रेस ने 21 जीती थी, लेकिन वो 2017 था और आज हम 2022 की बात कर रहे हैं। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो बीजेपी खुद एक कमजोर पार्टी बन गई है 2017 के मुकाबले। दूसरा, बीजेपी के जितने भी साथी हैं, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उसका साथ छोड़ चुके हैं। शायद ही कोई इक्का दुक्का सिंगल पार्टी वाले उनके साथ अब बने हुए हैं। मेजर पार्टीज सब उनके एलाइज जितने भी थे वो चले गए हैं। और तीसरा, आम आदमी पार्टी उत्तर भारत में जो राजनीतिक क्रीड़ा स्थल है उसमें वो घुसपैठ कर रहा है। अब उसका नुकसान बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। चाहे हिमाचल एक छोटी स्टेट है, केवल 68 सीटें हैं, लेकिन वो इस फेज ऑफ इलेक्शन जो 11 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसका वो मूड सेट करेगा, एक ट्रेंड सेट कर देगा। खासकर इसलिए कि उसके 1 महीने बाद ही एक और बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन आने वाला है, वो है गुजरात का। अब बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो गुजरात का इलेक्शन एक हिमाचल की हार के बाद वहां पर एंटर करे। अब कैसे बीजेपी ने अपने साथियों को डंप किया है, ये एक प्रोग्राम किया है अभी हाल में ही शेखर गुप्ता ने, जिसका टाइटल है हाउ द बीजेपी लॉस्ट और डंप्ड 19 एलाइज सिंस 2014। शेखर गुप्ता ने 19 ऐसी पार्टियां गिनाई हैं
जिनमें से प्रमुख हैं अकाली दल, जिसमें बादल थे, फिर नीतीश कुमार अभी हाल ही में उन्हें छोड़कर आ गए, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे, भजन लाल और वायको। कुछ और फेमिलियर नाम भी शायद आप जानते हो, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये बिहार से हैं, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश से। इन सब लोगों ने किसी ना किसी समय बीजेपी की मदद की थी सरकार बनाने में, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो। लेकिन मेरे हिसाब से शेखर गुप्ता 3 नाम और भूल गए। जब बात आती है 5 अगस्त की, तो हमारे गृह मंत्री 2 अनरिलेटेड इंसिडेंट्स को जोड़ देते हैं। एक है राम मंदिर का शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन, और दूसरा है कांग्रेस की प्रोटेस्ट जो कि 5 अगस्त को इस साल हुई थी। काला दिवस या काला जादू, पता नहीं क्या क्या बोला गया। एक और चीज हुई थी 3 साल पहले 5 अगस्त को, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। उस समय बीजेपी के वहां पे सहायक पार्टी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो उनके साथ वहां पर 2018 तक सरकार बनाए हुए थी। महबूबा मुफ्ती को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया और वो आज तक जेल में है। दूसरे नंबर पर हैं चिराग पासवान, जिनका पिछले बिहार इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था नीतीश कुमार के वोट्स काटने के लिए। वो कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। आज बीजेपी उनको बिल्कुल भूल चुकी है। इनफैक्ट उनकी अपनी पार्टी का ही अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। और तीसरे नंबर पर वो तो आप सब जानते ही हैं कि एक नाथ शिंदे ये कुछ ही दिन के चीफ मिनिस्टर हैं, और जब ये सरकार गिरेगी तो वो कहाँ जाएंगे? शायद वो घर वापसी की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। पिछला असेंबली चुनाव हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2017 में हुआ था। उस चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार थे। बीजेपी को 48.8% वोट मिले थे, कांग्रेस को 41% 7, इंडिपेंडेंट 6.3 और बाकी पार्टियों का बहुत ही कम वोट प्रतिशत था। इस वोट प्रतिशत की वजह से बीजेपी को 44 सीटें मिली, कांग्रेस को 21, 2 निर्दलीय और 1 सीट गई थी सीपीआईएम को। 2017 से आज के बीच में केवल 1 सीट का हस्तांतरण हुआ है। बीजेपी की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था जो कांग्रेस ने जीत लिया। आज बीजेपी की 43 सीटें हैं और कांग्रेस की 22। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। अब 2022 में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो इन नेताओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में गड़बड़ा जाएगा। बीजेपी परफॉर्म और पेरिश वाले उसूल पर बहुत कड़ी तरह अमल करती है, और इसी वजह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। 2021 में हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए थे, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का और 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा झटका लगा। यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने अपने बीजेपी प्रतिद्वंदी को हरा दिया था, हालांकि मार्जिन केवल 1% का ही था। ये सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राम स्वरूप शर्मा ने जीती थी, करीब 68% मार्जिन से। हालांकि जीत का मार्जिन केवल 1% का था, लेकिन वोट स्विंग कांग्रेस के फेवर में करीब 70% का था, और ये एक बहुत गंभीर बात थी जो कि बीजेपी को परेशान करने लगी। उन्हीं दिनों 3 उपचुनाव और हुए थे असेंबली के लिए। वो तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इससे पहले उसमें से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। अब कहने के लिए ये था कि नुकसान तो इतना नहीं है, केवल एक सीट ही बीजेपी हारी, लेकिन जरा आप इस डेटा को देखिए। ये टेबल 2 हिस्सों में है। ऊपर वाला ब्लॉक 2021 असेंबली बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स दिखा रहा है, और नीचे वाला ब्लॉक
2017 के असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट्स उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दिखा रहा है। अब ध्यान दीजिए लास्ट कॉलम पर, जो कि विन परसेंटेज दिखा रहा है। सबसे पहले फतेहपुर, ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी और 2021 में भी रही, लेकिन विन परसेंटेज पहले 2.2% थी, जो बढ़कर 10.2% हो गई, यानी कि 8% का स्विंग कांग्रेस के फेवर में रहा। दूसरा था अर्की, यहाँ पर कांग्रेस जीती। यहाँ पर विन परसेंटेज करीब 4% कम हो गई थी। और लास्ट में जुब्बल कोटखाई असेंबली में कांग्रेस जीती थी। ये सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। यहाँ पर विन परसेंटेज 11.2 थी और पहले 2017 में बीजेपी 1.9% से ये जीती थी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी से। 2021 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर आई और उसको केवल 2644 वोट्स ही मिले। अब ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी, इनफैक्ट एक झटका लगा है बीजेपी को। अगर अब 8 से 10% का स्विंग देख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो आने वाले चुनावों में अगर यही ट्रेंड रहा तो बीजेपी की सीट्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इन चीजों का संकेत नहीं था। उसी साल मार्च 2021 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए थे और उसमें भी बीजेपी की परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं रही। 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में चुनाव हुए थे, मंडी, धर्मशाला, पालनपुर और सोलन। अगर मैं इनको एग्रीगेट यानी कि टोटल दिखाऊं तो इन सब में टोटल वार्ड्स थे 64। बीजेपी 28 वार्ड्स में जीती थी, कांग्रेस 29 वार्ड्स में और निर्दलीय 7 में। मुकाबला करीब बराबरी का ही रहा है। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स को एक्स्ट्रापोलेट करना और उसको असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जोड़ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो चुनाव बहुत ही अलग तरह से होते हैं, इश्यूज बहुत डिफरेंट होते हैं। इन सब चुनावी नतीजों की वजह से बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। अब इस साल जून जुलाई में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए। अब उसका राजनीतिक कारण ये माना जा रहा है कि बीजेपी वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो 2017 में वीरभद्र सिंह सरकार ने की थी। उस 2017 में भी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, कांग्रेस हार गई थी और उसके बाद असेंबली का चुनाव भी हार गई थी। क्योंकि बीजेपी इस वक्त कमजोर है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हार जाएंगे, तो वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं, अपना फेस सेव करना चाह रहे हैं। शिमला कॉरपोरेशन के चुनावों को रोकने के लिए जयराम ठाकुर ने एक पॉलिटिकल स्ट्रोक चला। उन्होंने एक सडनली शिमला कॉरपोरेशन की सीट्स बढ़ा दी और ये जानते हुए कि उनका ऐसा करने से ऑपोजिशन वाले इसको नहीं मानेंगे और हल्ला हल्ला गुल्ला करेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक पीआईएल दर्ज किया गया हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और इसी प्ली को लेते हुए जयराम ठाकुर ये कहते रहते हैं कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कैसे करा सकते हैं। और इस सिचुएशन को बचाने के लिए जयराम ठाकुर आजकल मोदी जी के अनुसार, जैसे बोलते हैं, रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। उन्होंने जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए हैं। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स उन्होंने किसानों के लिए कम कर दिया है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और अगर इतनी मुसीबतें बीजेपी के लिए कम नहीं थी तो एक और बहुत बड़ी मुसीबत जेपी नड्डा जी के लिए आ रही है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अगले इलेक्शन में जयराम ठाकुर ही बीजेपी को लीड करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला है कि जयराम ठाकुर ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसी वजह से कई लोग अपना चांस ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक अनुराग ठाकुर जी हैं, जिनको आप सब
बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, उनकी भाषा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो आजकल मंत्री भी हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है और वो इस समय दरवाजे पर खड़े हुए हैं कि कब उनके हाथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ लग जाए। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है किसी सोर्स से, ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही और मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि उधर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह शुरू कर दिया है। वो लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग आजकल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो पूरी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का चुनाव में कूदने की वजह से दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वक्त घबराए हुए से हैं, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो डायरेक्ट चुनाव होता था दो पार्टी के बीच में, यानी बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के आने की वजह से ये त्रिकोणा चुनाव हो जाएगा, ट्रायंगुलर कंटेस्ट। अब इससे किसकी सीटें कम होंगी या ज्यादा होंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है कि हिमाचल प्रदेश की असेंबली अब एक हंग असेंबली भी हो सकती है। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।